पुलिस वाले जैसे ही हॉस्पिटल में आए, गौरव के पास बैठा आफ्ताब थोड़ा अलर्ट हो गया। बॉम्बे जेल में रहते रहते उसे पुलिस वालों से नफरत सी हो गई थी। वहीं अपना गौरव तो जैसे पुलिस वालों को इंटरव्यू देने में एक्सपर्ट हो गया था। गौरव तुरंत समझ गया कि आफ्ताब पुलिस वालों के सामने कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। उसने इशारे से आफ्ताब को बाहर जाने के लिए बोला। आफ्ताब बाहर निकलने लगा था कि पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। आप कौन? घायल व्यक्ति से आपका क्या रिश्ता है? मैं इनका दोस्त हूँ। जोर से बोलिए। दोस्त हैं? कहाँ से दोस्त हैं? क्या नाम है आपका? आफ्ताब सोचने लगा, सच बोलने पर पुलिस वाले गौरव को छोड़ उसी की क्लास लेनी स्टार्ट कर सकते थे। देखिए सर, मैं मेरठ से हूँ। मेरा नाम धीरज है। ये मेरा आधार कार्ड। दूसरा पुलिस वाला बहुत देर से आफ्ताब को देख रहा था। मेरठ का नाम सुनते ही वो एक्साइटेड हो गया। आधार कार्ड की जरूरत ना है। मेरठ में कहाँ से है ये बता। दौराला का नाम सुना है? वहाँ मेरे फादर की शुगर मिल है। ओह, शुगर मिल में काम करते हैं तेरे पिताजी? शुगर बनाते हैं मेरे पिताजी, गन्ने से शुगर। अरे मेरा मतलब है कि वर्कर हैं, मैनेजर हैं कि क्लर्क हैं, क्या है? आपने लगता है ठीक से सुना नहीं। मेरा बाप शुगर मिल ओनर है, उनकी खुद की मिल है। पहला पुलिस वाला तो आफ्ताब के सूट बूट देखकर ही समझ रहा था कि ये कोई बड़ा आदमी है, पर दूसरे पुलिस वाले को आफ्ताब शक्ल से कोई रील मेकर या टिकटॉकर लग रहा था। पहले वाले ने दूसरे पुलिस वाले को टोका। जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। दूसरे ने बस मुंडी हिलाई और गौरव के पास पहुंच गया। गौरव बेचारे के मुंह से पहले ही आवाज नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों के सामने तो उसने और ज्यादा नौटंकी करना शुरू कर दी। जब पुलिस वालों ने पूछा कि उसको गोली किसने मारी, तो गौरव मासूम सा मुंह बना के बोला, सर, पता नहीं वो कितने लोग थे। मैं लाजपत नगर फ्लाईओवर के पास था और रात के 1 बजे होंगे या शायद 2 बजे होंगे। सर, मुझे ठीक से याद नहीं है। आप आराम से सोचकर बताइए, वो देखने में कैसे थे? गौरव सोचने की एक्टिंग करने लगा। उसने एक एक बार दोनों पुलिस वालों का मुंह देखा, फिर आफ्ताब पर एक नजर डाली। हाँ सर, चेहरा तो उनका नहीं दिखा, पर आई थिंक वो 3 लोग थे। मेरा वॉलेट, घड़ी मांग के छीन रहे थे। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ने गौरव का पूरा बयान मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। अगर आपको कुछ भी याद आए तो हमें जरूर बताइए। गौरव ने हाँ में मुंडी हिला दी। पुलिस वाला वापस जाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। वो घूमा और गौरव से पूछने लगा, आप अच्छे से सोचकर बताओ, गोली मारने वाले और आपको लूटने वाले लड़के ही थे ना? लड़कियां तो नहीं थी? लड़की सुनते ही गौरव के दिमाग में शिवानी का चेहरा आ गया। वो कुछ ना बोला, पर उसके बदलते एक्सप्रेशंस दोनों पुलिस वालों ने बहुत ध्यान से नोट कर लिए। अरे नहीं, लड़की कैसे हो सकती है? कोई आदमी ही था, इतना तो मैं श्योर हूँ। गौरव की आवाज से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो श्योर है, पर पुलिस वालों ने उससे बहस नहीं की। वो मुंडी हिलाते चुपचाप वहां से निकल गए। उनका ये बिहेवियर आफ्ताब से ना छुपा। उनके जाते ही आफ्ताब गौरव के पास आया। तुझ पे शक हो गया है? नहीं शक? कैसा शक भाई? जब उन्होंने पूछा कि लड़कियां तो नहीं थी, तब तो थोड़ा हिचकिचाया था ना। उन्होंने नोट किया। अभी तुझसे कुछ बोले नहीं क्योंकि तू हॉस्पिटल में है, पर मैं 100% श्योर हूँ कि उन दोनों में से कोई तुझ पे नजर रखने के लिए रुका होगा। अबे यार, और अंकिता मैम तो मुझे यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने वाली है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा यही तो करेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल तक फॉलो करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बस एक बात समझ में नहीं आई, किसी भी पुलिस वाले के दिमाग में ये बात आ भी कैसे सकती है कि किसी लड़की ने गोली मारी होगी? ये बहुत अजीब है। कोई फीमेल गैंग एक्टिव है क्या? गौरव सोचने लगा कि आफ्ताब को सच बताए या ना बताए।
आफताब का दिमाग बिल्कुल मन्नू की दिमाग की तरह काम कर रहा था। गौरव ने बात टाल दी। आफताब ने गौरव को नया फोन दिखाया। उसके पास भी अब आईफोन था। दोनों कुछ देर तक मुंबई की बात करते रहे। फिर थोड़ी देर में अंकिता 2 नर्सेस के साथ आई। दोनों ने मिलकर गौरव को एम्बुलेंस में बिठाया। गौरव को अब मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। उसकी ट्रीटमेंट का सारा खर्च इजी क्लेम कंपनी उठा रही थी। गौरव कैसे भी करके एक बार मनु से मिलना चाहता था, पर मनु के दिमाग में अभी भी एक शरारत चल रही थी। उसका एक छोटा सा काम था जो शिवानी के चक्कर में अधूरा रह गया था। मनु तब छोटे से टो ट्रक में बैठकर आईएसबीटी से करनाल बाईपास की तरफ जा रहा था। राकेश का फोन था। मनु ने तुरंत उठाया। क्या यार, सब कुछ सेट हो गया था, फिर भी भाग गई तेरी लुगाई। शांत हो जाओ, सांस लो, पूरी बात बताओ डिटेल में, क्या हुआ था? राकेश ने शिवानी का पीछा करके राजधानी में बैठने से लेकर आखिरी बार उसे देखने तक की सारी बात बता दी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? जब कोटा के बाद गाड़ी कहीं रुकी ही नहीं तो वो गायब कैसे हो जाएगी? और एक लड़की गायब हो जाए तो भी ठीक, तीनों कैसे हो सकती है? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा, उस भोसड़ी के अटेंडेंट ने कुंडा खोला ही क्यों? साले को धोता हूँ अच्छे से। रहने दो यार, उसको खुरच के अब क्या होगा? 3rd क्लास आदमी है, 1000-2000 में बहक गया होगा। हाँ यार, 3rd क्लास भी नहीं, साला जनरल डिब्बा क्लास का आदमी था। 5000 के लालच में बह गया कुत्ता। एक मिनट, तुम कहाँ चेक कर रहे थे अब तक? कहाँ मतलब? ट्रेन में। अरे राजधानी है भाई, फिर भी पूरी चेक की। पूरी के नाना, पेंट्री कार और 1st क्लास को चेक किए? राकेश चुप हो गया। 1st क्लास और पेंट्री कार में जाने के बजाय उसने स्किप कर दिया था। यार पर पेंट्री में कैसे छुपेगी? और 1st क्लास? राजधानी 1st क्लास में बहुत सख्ती होती है भाई, ऐसे कैसे वहां तुरंत घुस जाएगी? मेरे भाई, वो स्त्री है, कहीं भी जा सकती है। तुम जाओ एक बार 1st क्लास में जेंटली पूछो सबसे। अबे साले, बस 1000 का काम ना रहा, अब 20 लूंगा कम से कम, ध्यान रखियो। 25 दूंगा, बस उनको सेफली मुंबई पहुंचा दो और मुझे बता दो कि वो कहाँ है। मेरे पास उनकी एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए। राकेश ने फोन काटा और पेंट्री कार में सर्च करने चल दिया। राकेश को देखकर पेंट्री का स्टाफ थोड़ा अलर्ट हो गया। राकेश ने अपना आई कार्ड दिखाया और मुंह पे उंगली रखी। उसने एक एक करके गिना। वहां टोटल 12 स्टाफ था। सारी कुकिंग इंडक्शन पर हो रही थी। राकेश की आंखें अच्छे से पूरी पेंट्री कार में घूमने लगी। उसने सब्जियों के बड़े से टोकरे के पीछे भी देखा और बर्तनों के नीचे भी झांका। नहीं यार, 3 लड़कियां तो ऐसे नहीं छुप सकती। राकेश ने अपने बैग में देखा, गन उसी के पास थी। मनु से 25,000 खींचने के लिए उसे कैसे भी करके लड़कियों को ढूंढना था और लड़कियां इसी ट्रेन में थी। राकेश हिम्मत करके H1 कोच में आया। साला एक भी कूपा या केबिन खाली नहीं है और लोग कहते हैं हमारे देश में गरीबी बहुत है। राजधानी 1st AC का मुंबई तक का फेयर 5200 के आसपास था। इतना ही पैसा दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में लगता था। राकेश अपनी छोटी सी सैलरी और बड़े से परिवार के साथ 1st AC या फ्लाइट में जाने के बस सपने ही देख पाता था। उसने एक एक करके सारे केबिन्स में चेक करना शुरू किया। दिन का टाइम था, इसलिए उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। केबिन्स में ज्यादातर फैमिलीज थी और कूपों में कपल्स थे। बस एक कूपा था जिसका दरवाजा काफी देर तक खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। राकेश को थोड़ा सा शक हुआ। उसने पास खड़े अटेंडेंट को बुलाया और पूछा, अरे ये खाली है क्या? इतनी बार नॉक किया मैंने, कोई खोलता ही नहीं। अटेंडेंट ने बताया कि इसमें कोई अंग्रेज साहब घुसा था। उसने खाना लेने से भी मना कर दिया था। राकेश का शक और बढ़ गया। राकेश जिद पकड़ के बार बार खटखटाने लगा। 10 मिनट बाद एक लंबा सा गोरा आदमी निकला। उसकी दाढ़ी बाल दोनों सफेद थे और उसकी फिटनेस किसी एथलीट से कम नहीं थी। वो राकेश पर खूब चिल्लाया। राकेश बेचारे को जितना भी अंग्रेजी आती थी उसने सब एक साथ लगा दी।
प्लीज और सॉरी बोल बोल कर उसका मुंह थक गया, पर अंग्रेज न माना। उसने टीटी को बुलाकर राकेश की कंप्लेन कर दी। टीटी तो वैसे भी पुलिस वालों से थोड़ी नफरत ही करता था। उसने राकेश को अच्छे से सुनाया और नेक्स्ट स्टेशन रतलाम पर उतरने की धमकी भी दे दी। राकेश बेचारा पिटा हुआ मुंह लेकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अंग्रेज वापस अपने कूपे में आया और मुस्कुराया। शिवानी हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद कर रही थी। शिवानी को राकेश पर 1 रुपये का भरोसा नहीं था। उसने ट्रेन चलते ही अलमारी के अंदर से चिल्ला कर अटेंडेंट को बुलाया और गेट खोलते ही उसे 5000 रुपये दे दिए। अटेंडेंट खुश हो गया। शिवानी को पता था कि राकेश सीधे उसको अलमारी में ही ढूंढने आएगा। वो बीच के वॉशरूम्स में से किसी में नहीं दिखेगा, इसलिए शिवानी एक वॉशरूम में घुसी और उसका गेट थोड़ा सा खुला छोड़ दिया और वेट करने लगी। जैसे ही राकेश ने क्रॉस किया, वो तुरंत अपनी सीट पर पहुंची, मीरा और रुचि को साथ लिया और सीधे पेंट्री कार की तरफ चल दी। लेकिन पेंट्री में उठे धुएं और दाल सब्जी की तड़के की महक से वो चीखने लगी। फिर यहाँ 12 लोगों से भरोसे की उम्मीद करना बहुत मुश्किल था। कोई भी पुलिस को बता सकता था, इसलिए शिवानी फर्स्ट एसी की तरफ गई। उसके नसीब से उसे एक ब्रिटिश आदमी मिल गया। शिवानी की इंग्लिश तो अच्छी ही थी। अटेंडेंट ने भी उसे रोका नहीं। ब्रिटिशर को शिवानी ने बताया कि वो पुलिस वाले की वाइफ है। ये दोनों उसकी सिस्टर्स हैं और पुलिस वाला जबरदस्ती उसकी सिस्टर से शादी करना चाहता है। इस लेवल का झूठ सुनकर मीरा और रुचि दोनों चौंक गई, पर बीच में किसी ने नहीं टोका। ब्रिटिशर ने भरोसा भी कर लिया और अपने ही कूपे में दोनों को छुपा लिया। शिवानी, रुचि और मीरा तीनों एक ही बर्थ पर एडजस्ट हो गई। अपने यहाँ से अच्छे तो बाहर के लोग हैं। रुचि शिवानी से थोड़ी चिड़ी हुई थी। हाँ दीदी, कुछ भी झूठ सच बोल दो तो ये लोग भरोसा कर लेते हैं। बकवास मत करो, हमें कोई शौक नहीं है किसी से झूठ बोलने का। हम बस ये चाहते हैं कि यहाँ से बॉम्बे तक सुरक्षित पहुँच जाए। मीरा दोनों का चेहरा देख रही थी। लेकिन राकेश भैया भी मुंबई ही जाएंगे ना, वहाँ स्टेशन पे देख लिया तो तब हम क्या करेंगे? नहीं, मैंने देखा था, उनकी टिकट बस सूरत तक ही है, वो मुंबई नहीं जा रहे। ये तो गुड न्यूज है फिर। तभी ट्रेन धीमी होने लगी। अंग्रेज आदमी पैकिंग करने लगा। शिवानी उसको देख चौंक गई। शिवानी ने पूछा तो स्माइल करके बोला कि उसका टिकट बस रतलाम तक ही था। अब शिवानी के लिए एक नई मुसीबत हो गई। दीदी, अंग्रेज के जाने के बाद तो खाली हो जाएगा ना, आराम से बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत होगी? नहीं गुड़िया, हो सकता है रतलाम से किसी और की बुकिंग हो, तब हमें भागना होगा। फिर क्या करेंगे? दोपहर 2 बजे ट्रेन रतलाम पर रुकी और H1 कोच से एक ब्रिटिशर के साथ 3 लड़कियां भी उतर गई।